12 मार्च 1993 दोपहर के करीब 1:30 थे। मुंबई की धड़कन कहे जाने वाले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रोज की तरह शोर शराबा था। लेकिन तभी एक ऐसा धमाका हुआ जिसने न केवल इमारत की नींव हिला दी बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चीख पुकार, काला धुआं और सड़कों पर बिखरा कांच। अगले 2 घंटों में मुंबई 12 धमाकों से दहल उठी। ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये ऐलान था उस इंसान की ताकत का जिसने डोंगरी की गलियों से निकलकर कराची की आलीशान बंगलों तक खून का एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसे दुनिया आज डी कंपनी के नाम से जानती है। इस खूनी कहानी की शुरुआत धमाकों से बहुत पहले मुंबई के एक छोटे से इलाके डोंगरी में हुई थी। साल था 1955। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक कोंकणी मुस्लिम परिवार में एक लड़का जन्मा। नाम रखा गया दाऊद इब्राहिम कास्कर का। किस्मत का विरोधाभास देखिए। दाऊद के पिता इब्राहिम कास्कर मुंबई पुलिस की सीआईडी शाखा में एक बेहद ईमानदार हेड कांस्टेबल थे। उनकी ईमानदारी का आलम यह था कि उस दौर के बड़े बड़े डॉन भी उनकी इज्जत करते थे। लेकिन उस ईमानदारी की कीमत थी सिर्फ 75 रुपए का मासिक वेतन, जिससे 8 बच्चों का पेट पालना नामुमकिन था। डोंगरी की उन तंग गलियों में जहां गरीबी और अपराध हाथ पकड़कर चलते थे, दाऊद ने अपने पिता की ईमानदारी को नहीं बल्कि हाजी मस्तान और करीम लाला जैसे तस्करों की चमक धमक को चुना। पढ़ाई में मन नहीं लगा और दाऊद ने जल्द ही स्कूल छोड़ दिया। अपने बड़े भाई शब्बीर के साथ मिलकर उसने यंग कंपनी नाम का एक छोटा गिरोह बनाया। शुरुआत छोटी थी, जेब कटी, छोटी लूट और हफ्ता वसूली। पिता ने बीटों को सुधारने के लिए कड़े सबक दिए, लेकिन दाऊद की आंखों में तो समंदर पार के सोने की चमक और मुंबई पर हुकूमत करने का ख्वाब बस चुका था। उस समय मुंबई के अंडरवर्ल्ड में 3 बड़े स्तंभ थे। हाजी मस्तान, जो सोने की तस्करी का बेताज बादशाह था। करीम लाला, जिसका खूनखार पठान गैंग भेंडी बाजार पर राज करता था। और वरदराजन मुदुलियार, जो अवैध शराब के धंधे का मालिक था। दाऊद के लिए ये सब सिर्फ नाम नहीं, चुनौतियां थीं। डी कंपनी की स्थापना का असली बीज 1976 में पड़ा, जब दाऊद ने बाशु दादा नाम के एक स्थानीय गुंडे पर सोडा की बोतलों से हमला कर दिया। ये मुंबई की सड़कों पर गैंग वॉर की पहली आहट थी। धीरे धीरे दाऊद ने एक खतरनाक दांव खेला। उसने पुलिस के लिए एक सफाई एजेंट की भूमिका अपनाई। पुलिस पठानों के आतंक से परेशान थी और दाऊद ने इसी का फायदा उठाकर अपनी जड़ें मजबूत कीं। लेकिन अंडरवर्ल्ड में वफादारी की उम्र बहुत छोटी होती है। 12 फरवरी 1981 की रात ने सब कुछ बदल दिया। प्रभादेवी के एक पेट्रोल पंप पर पठान गैंग के गुर्गों ने दाऊद के भाई शब्बीर को गोलियों से भून डाला। इस एक घटना ने दाऊद के अंदर के इंसान को खत्म कर दिया। अब सिर्फ इंतकाम बाकी था। बदला ऐसा था जो मुंबई ने पहले कभी नहीं देखा था। 1983 में मुंबई सेशन कोर्ट के भीतर पुलिस की मौजूदगी में दाऊद के शार्प शूटर ने अमीरजादा को ढेर कर दिया। अगले 1 साल के भीतर पठान गैंग के उत्तराधिकारी समद खान की हत्या कर दी गई। पठान गैंग का वजूद खत्म हो गया और दाऊद मुंबई का निर्विवाद डॉन बन गया। लेकिन खून के इस खेल ने पुलिस को भी अलर्ट कर दिया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए 1986 में दाऊद एक ऐसी उड़ान पर निकला जिसने उसे भारत से हमेशा के लिए दूर कर दिया। उसकी मंजिल थी दुबई। दुबई में बैठकर दाऊद ने अपने जुर्म के धंधे को एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बना दिया। उसने छोटा राजन को अपना सिपह सालार बनाया और समंदर के रास्तों से लेकर बॉलीवुड के स्टूडियोज तक अपना जाल बिछा दिया। डी कंपनी अब सिर्फ तस्करी नहीं करती थी, वो बॉलीवुड फिल्मों का फाइनेंस संभालती, रियल एस्टेट में पैसा लगाती और हवाला के जरिए करोड़ों का लेन देन करती। लेकिन 1992 के अंत में हुई एक घटना ने दाऊद को सिर्फ एक अपराधी से देशद्रोही की दहलीज पर खड़ा कर दिया। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद मुंबई सांप्रदायिक दंगों की आग में जल रही थी। इस बीच पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने दाऊद के जख्मों और उसकी ताकत का इस्तेमाल करने की साजिश रची। टाइगर मेमन के साथ मिलकर एक ऐसी योजना बनाई गई जो भारत की अर्थव्यवस्था और उसकी रूह को चोट पहुंचा सके। भारी मात्रा में आरडीएक्स मुंबई के तटों पर उतारा गया और फिर आया वो काला शुक्रवार, 12 मार्च 1993। धमाकों ने सिर्फ इमारतें नहीं गिराईं बल्कि डी कंपनी के भीतर के भाईचारे को भी खंडित कर दिया। छोटा राजन जैसे सहयोगियों ने धमाकों का विरोध किया और दाऊद का साथ छोड़ दिया, जिसके बाद एक खूनी अंतर गैंग युद्ध छिड़ गया। भारत ने दाऊद को पकड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया तो दुबई भी उसके लिए सुरक्षित नहीं रहा।
उसने अपना नया ठिकाना बनाया, कराची। पाकिस्तान उसे सुरक्षा देता रहा, जबकि पूरी दुनिया को यह कहता रहा कि वो वहां नहीं है। कराची के सुरक्षित पनाहगाहों में बांटकर दाऊद का सिंडिकेट अब अल-कायदा और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के साथ हाथ मिला चुका था। वो अब सिर्फ एक माफिया डॉन नहीं, बल्कि एक वैश्विक आतंकवादी बन चुका था, जिसके सिर पर अमेरिका ने $25 मिलियन का इनाम रखा था। उसकी दौलत अरबों में पहुंच चुकी थी, लेकिन उसका अपना बेटा मोइन इस खूनी विरासत से दूर एक मस्जिद में मौलाना बन गया। आज दाऊद इब्राहिम कहाँ है? कोई कहता है वो बीमार है, कोई कहता है वो कराची के व्हाइट हाउस में कड़ी सुरक्षा के बीच रहता है। लेकिन हकीकत यह है कि डोंगरी की गलियों से शुरू हुआ ये खूनी सफर आज एक ऐसे मोड़ पर है जहां वो अपनी ही बनाई हुई दुनिया में कैद है। वो एक ऐसा सुल्तान है जिसका कोई मुल्क नहीं, सिर्फ एक अतीत है जो लाशों और बारूद से भरा है।